हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने परिवार जीएमसी में। और आज आपको एक टॉपिक लेके आए मेरे भाई, जिसका नाम है अर्थक्वेक, कहे तो भूकंप के बारे में पढ़ने वाले हैं। यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो भूकंप से बनने वाले सभी क्वेश्चन, अर्थक्वेक क्यों आता है, कहाँ पे आता है, कहाँ पर कौन सा आया, इसके बारे में सभी की जानकारी मिलेगी आपको। प्लस इससे बनने वाले एमसीक्यू इसके बाद आप लगाएंगे तो डेफिनेटली आप इसके क्वेश्चन कर पाएंगे। ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। तो मेरे भाई बिना देरी करे हम इसको स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई इस भूकंप के बारे में पढ़ें तो भूकंप के बारे में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो अर्थक्वेक की पहले हम कंडीशन समझते हैं क्यों आता है। मेरे भाई मैंने कहा अर्थक्वेक की बात करें, इसका रीजन क्या है। सबसे पहले मेरे भाई रीजन समझते हैं इसका। अर्थक्वेक आने का कारण क्या है। मैंने कहा इसका कारण है प्लेटों की जो चट्टानें होती हैं, इसी की प्लेटें बनी होती हैं, इन प्लेटों में मूवमेंट होता है। पहला रीजन बताने जा रहे हैं, हम टाइम ज़्यादा लेते नहीं, डायरेक्ट स्टार्ट कर देते मेरे भाई। मैंने कहा अर्थक्वेक आने का रीजन है प्लेटों की गति। चट्टानों पर बल लगता है जो कि कंपन उत्पन्न करता है। जब चट्टान एक दूसरे टकराती है तो वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन ही आपको हिलता डुलता, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आपको लगता है थोड़े हिल रहे हैं, वही होता है भूकंप भाई। मैंने कहा ये किसकी वजह से होता है। मैंने आपको प्लेटें पढ़ाई थी। मैंने कहा ऐसे करके एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये और एक प्लेट ये वाली, जैसे ऐसे करके इस प्लेट को बना दें और ये वाली प्लेटें आपस में टकरा जाएं तो ये वाली प्लेटें आपस में जब टकराएंगी तो वाइब्रेशन होगा। यही वाइब्रेशन हमको ऊपर फील होता है अर्थ पे, अर्थ की सरफेस पे हम लोग रह रहे हैं तो वही हमें भूकंप नजर आता है। ठीक है। अच्छा, भूकंप होता है जो कंपन होता है, भूकंप को 3 मेथड के द्वारा समझाया जाता है। वो आगे हम बताएंगे। ये 3 प्रकार की तरंगें होंगी, पी प्राइमरी, सेकेंडरी और एल वेव। ये तीनों आगे पढ़ाने वाले, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। इस वाले क्वेश्चन को सबसे ज्यादा बाद में रखेंगे, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। पूरा एक्सप्लेन करेंगे इस वाले को। इस वाले को भी यहीं पे बना रहने दो, आगे पढ़ाने वाले इसको। इधर आ जाओ। इधर मैंने कहा कि देखो, हाँ, मैंने कहा पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन है ज्वालामुखी क्रिया। पहला रीजन तो हो गया चट्टानें आपस में टकराई, इसकी वजह से वाइब्रेशन हुआ, प्लेटों में वाइब्रेशन होने के कारण हमें भूकंप फील हुआ। ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन है विस्फोट के साथ मैग्मा बाहर आता है। जब कोई विस्फोट होता है तो भाई सब कंपन उत्पन्न होता है, उसकी वजह से हमें भूकंप वाला लगता है कि भूकंप आ गया मेरे भाई। इसकी वजह से वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन की वजह से अर्थक्वेक कहें तो भूकंप आने लग जाता है। रीजन एक एक पढ़ते जाना, एक एक लाइन को देखते जाना, जहां समझ में ना आए वो तुरंत रोक देना। आप तो ऑफलाइन में सामने बैठो, तुरंत रोको, सर ये समझ में नहीं, हम बताएंगे। अगर हमारी कोशिश ही रहती है 100% समझा पाएंगे। शायद ना समझा पाए एक आध पॉइंट तो हम उसको गूगल कर लेते, तुरंत उस पॉइंट को क्लियर तुरंत कर देते। यहीं पे आ जाओ आगे। तीसरा रीजन मैंने कहा भूकंप आने का तीसरा रीजन है पृथ्वी का सिकुड़ना। जब मेरे भाई पृथ्वी सिकुड़ती है तो चट्टानें एक दूसरे से टकराएंगी, इसकी वजह से भी कंपन हो सकता है। अच्छा, एक रीजन और होता है बड़े बांधों का। बड़े बांधों का निर्माण होने की वजह से होता क्या है, बड़े बांधों के निर्माण होने की वजह से क्या होता है। अब आप कहोगे ये क्या रीजन वैलिड हो सकता है, अगर बड़े बड़े बांध बना दें तो उससे भूकंप आ जाएगा। ये समझ में नहीं आया, आओ समझाते हैं कि नहीं, लहरें टकराने वाला रीजन है ही नहीं। ये बताओ, पानी फ्लो कर रहा था लगातार, पानी जा रहा है आगे, पानी जा रहा था। मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर मैंने एक बांध खड़ा कर दिया। जब बेटा मैं यहाँ पर एक बांध खड़ा कर देंगे ऐसे करके, ये वाला बांध खड़ा कर दिया मैंने। जब बांध खड़ा कर दोगे तो होगा क्या, ये पानी यहाँ पर रुक जाएगा। रुक गया पानी, बांध लगाने का मतलब पानी रोक दिया। पहले यहाँ पर वजन कम था तो मतलब वैसे टिकी हुई थी प्लेट। अब जब पानी का वेट बढ़ेगा तो इस प्लेट पे भी तो वजन पड़ेगा कि नहीं। और इस प्लेट पर वजन पड़ने की वजह से मूव करेगी प्लेट। मूव करना ही मतलब इसमें कंपन उत्पन्न होना, और प्लेट में कंपन होने का मतलब भूकंप आना। ये रीजन होता है। तभी तो मैंने यहाँ पर लिखा है बड़े बांधों के निर्माण से भी भूकंप की स्थिति बनती है। ये भी हमारा चौथा रीजन है। और इसका बेहतर एग्जांपल पता चला जब 1967 में एक बांध बनाया गया था जिसका नाम था कोयना डैम। ये कोयना डैम बनाया गया था महाराष्ट्र में। जब महाराष्ट्र में कोयना डैम बना तो उससे पहले भूकंप आते नहीं थे, लेकिन जैसे कोयना डैम बना तो भूकंप आने लग गए। लोगों ने रिसर्च करी ये क्या रीजन हो सकता है। उन्होंने कहा इसकी वजह ये है, पानी लगातार फ्लो कर रहा था लेकिन अब वो पानी रोक दिया तुमने एक जगह बांध बना के। जब पानी रोकोगे तो वेट बढ़ेगा, जब वेट बढ़ेगा तो नीचे वाली प्लेट पे वजन पड़ेगा, उसकी वजह से मूवमेंट होगा और इसकी वजह से वाइब्रेशन होगी, और वाइब्रेशन ही हमें भूकंप का रूप लेती दिखाई देती है। ये बात महाराष्ट्र की है मेरे भाई। और मैंने कहा कोयना डैम बना, इसकी वजह से अर्थक्वेक आ गया था, वहां पे भूकंप आ गया था। ये बात 1967 की है। ये 50 किलोमीटर स्क्वायर में बनाया गया बड़े बांधों का निर्माण होता है। ये
थोड़े से आगे आ जाओ, पृथ्वी का हिलना, भूकंप की परिभाषा बहुत देर में आई, सब रीजन बता दिए तब आप पाई, मतलब क्वेकिंग ऑफ अर्थ दैट इज कॉल्ड अर्थक्वेक। ओके, इधर देखो नोट में मैंने कुछ लिखा है, नोट में मैंने वो लिखा है कि कुछ भूकंप आए हैं मेरे भाई, कुछ भूकंप आए हैं, और भूकंप कहाँ कहाँ पे कौन कौन से आए हैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। नंबर 1 11 मार्च 2011 को आया था, जापान प्लेट और हमारी पैसिफिक प्लेट आपस में टकरा गई। कौन कौन सी? जापान प्लेट और पैसिफिक प्रशांत महासागर वाली प्लेट और जापान प्लेट आपस में टकराई। इसकी वजह से 8.9 इंटेंसिटी का भूकंप आया, इससे 40,000 लोगों की मौत हो गई थी। 40,000 लोगों की मौत हो गई थी, इतना भयानक भूकंप आया था मेरे भाई। इसकी तीव्रता थी वो 8.9 तीव्रता के साथ आया था जब हमारी जापान प्लेट और पैसिफिक प्लेट टकराई थी। अच्छा, एक 14 मार्च को आया था, ये हमारा आया था हाँ, फुकुशिमा, दाइची पावर स्टेशन और सेंडई एयरपोर्ट परमाणु आपातकाल लगाया गया था। अच्छा, ये 14 मार्च को फिर पता क्या हुआ, ये फुकुशिमा दिल्ली पावर स्टेशन था और सेंडई एयरपोर्ट था, इसकी वजह से परमाणु आपातकाल लगाया गया था जब ये ऐसा हुआ था। अच्छा, ये वाली कंडीशन होगी। इससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते, जो क्वेश्चन है वो उधर आएंगे, जो इसकी कितने प्रकार की तरंगें निकलती भूकंप से। हम आपको जैसे 2011 वाला, ये वाला याद रखना है, जापान प्लेट और पैसिफिक प्लेट की वजह से टकराने की वजह से आया था, 8.9 इंटेंसिटी का आया था। यहाँ पर थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्रॉस क्यों लगाया हुआ मैंने, हैं? गलत नहीं है, कुछ रीजन है इसका, हमें याद नहीं आ रहा है। परमाणु आपातकाल लगाया गया था 14 मार्च को, फुकुशिमा दाइची पावर स्टेशन और सेंडई एयरपोर्ट। तो देख लेंगे, हम बाद में बता दें, कल की क्लास में एक्सप्लेन करते हैं किस वाली पॉइंट को। अच्छा, एक और बताएं, दूसरे पॉइंट पे बात करें। दूसरे वहां टोंगा वोल्केनो ब्लास्ट, एक टोंगा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, इसकी वजह से भी हमारा भूकंप आया था। एक टर्की में पता क्या हुआ था, एनाटोलियन प्लेट और अरेबियन प्लेट जब टकराई थी तो यहाँ पर 70 है कि 10 है, 7.9 इंटेंसिटी का भूकंप आया था। ये बात कर रहे हैं एनाटोलियन प्लेट और अरेबियन प्लेट जब टकराई थी, ये बात टर्की की हो रही है। अच्छा, 2015 और 17 में नेपाल में आया था, 2020 और 21 में अफगानिस्तान में आया था। ये अफगानिस्तान वाला आया था तो ये इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई थी। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराई, आपको पता है इंडिया पहले अफ्रीका का भाग हुआ करता था, ये वाली प्लेट आके यूरेशियन प्लेट से टकराई और अब भी टकरा रही है। इसकी वजह से बताते हैं हमारे हिमालय पर्वत का आकार लगातार घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है ना। यही तो बता रहा है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराई, इसकी वजह से अफगानिस्तान में भूकंप दिखाई दिया। इसकी वजह से चीन में भी आया, म्यांमार, नेपाल में भूकंप के कारण बने थे। ये है तो पास में ही, यूरेशियन प्लेट किसे है, ये चीन बसा हुआ है, म्यांमार है, नेपाल है, इन पे भूकंप आने का कारण यही था। कौन सी? इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकरा गई थी मेरे भाई। इसमें आ जाओ और आगे। ये बताया जा रहा है कि दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में भूकंप आया था, और ये हम बात कर रहे हैं, ये हमारा है बर्मा प्लेट और इंडियन प्लेट, बर्मा प्लेट और इंडियन प्लेट, बर्मा म्यांमार वाली, इसकी वजह से ज्वालामुखी क्रिया हुई, ज्वालामुखी क्रिया की वजह से भूकंप आया और सुनामी भी आ गई। भाई साहब, समुद्रों में सुनामी आ जाती है जब भूकंप की स्थिति बनती है। और ये एक इंदिरा पॉइंट है, ये डूब गया था इसकी वजह से, SIN के लिखा हुआ था, ध्यान से देखना। जब ये सुनामी आई थी, बर्मा प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में टकराई थी, तो इसकी वजह से ज्वालामुखी क्रिया हुई, भूकंप आया, सुनामी आई। सुनामी आने की वजह से भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु, जिसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट, ये सिंक में तो डूब गया था। ओके, आ गया। उच्च तीव्रता का भूकंप गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, समुद्र के पानी को ऊपर उठाती है और इसकी वजह से सुनामी आ जाती है। मैंने कहा जब उच्च तीव्रता का भूकंप आता है तो मेरे भाई समुद्रों में सुनामी आ जाती है। समझ पा रहे मेरी बात को? और आगे देखो, भूकंपी तरंगों, हाँ अब बात आ गई है जिसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो अब शुरू होने जा रहा है। भूकंपी तरंगें, भूकंपी तरंगों में क्या पढ़ाने वाले मेरे भाई? भूकंपी तरंगों में बहुत इंपोर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं आप। भूकंपी तरंगें कहें तो सेस्मिक वेव होती है और कंपन की गति को प्रदर्शित करती हैं। भूकंपी तरंगों में सबसे पहले उद्गम की बात करें, उद्गम फोकस केंद्र, यहीं से बनती है भूकंपी तरंगें। भूकंपी तरंगों की अगर हम बात करें बेटा, तो भूकंपी तरंगों को हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये वाला फोकस है,
यहाँ से भूकंपीय तरंगें बन गई। हमारी पृथ्वी के अंदर जो भूपर पट्टी का भाग है, इसी के नीचे के भाग की बात करें, ये हमारा सेंटर होता है जहाँ पे भूकंपीय तरंगें बनती है। अच्छा, इधर हम बताने की कोशिश करेंगे, इधर फोकस की बात कर ली है मैंने, जहां पर भूकंपीय तरंगें बनती हैं और वो कितने प्रकार की होती है हम बताने जा रहे हैं। मैंने कहा एक तो होता है आपका प्राइमरी वेव, कौन सी? पी वेव। प्राइमरी वेव ये साउंड वेव की तरह बिहेव करती हैं और प्राइमरी वेव पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजर जाती हैं, पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजर जाती हैं। कहे तो हमारी पृथ्वी के केंद्र से निकल जाएंगी वाली, कौन सी? पी वेव, प्राइमरी वेव। ठीक है, भूकंपीय तरंगों की बात कर ली, पी वेव से क्वेश्चन आते हैं, इनसे ध्यान रखना। अच्छा, आगे बात करें तो पी वेव होती हैं, ये 8 से 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हैं। 8 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हैं और केंद्र को पार कर देती हैं। अब अगर आप प्राइमरी समझ गए हो तो बात हम सेकेंडरी की करेंगे। किसकी करेंगे? सेकेंडरी वेव की बात करें तो सेकेंडरी वेव होती हैं, ये 6 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं और केंद्र से नहीं गुजरती हैं। अच्छा, ये चलती कैसे हैं? ये यहां से निकली ऐसे 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 ऐसे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अच्छा, ऐसा कुछ होता है तो इसमें लिखा हुआ है एस वेव होती है, कुछ देखो अप और डाउन चलती है, लिखा हुआ है, शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये अप डाउन चलती है, केंद्र से नहीं गुजरती है। प्रश्न ऐसे बनता है वो कौन सी भूकंपीय तरंगें जो केंद्र को पार कर जाती है? प्राइमरी पी वेव, और सेकेंडरी वाली ऊपर नीचे चलती है लेकिन केंद्र को पार नहीं करती है। थोड़े से आगे आ जाओ मेरे भाई, अगली बात करेंगे एल वेव। एल वेव की बात करें, इसी को सरफेस वेव कहते हैं तो धरातली तरंगे कहते हैं। एल वेव के बारे में बात करो, इनकी चाल की बेटा बात करें तो 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड, और ये क्रस्ट में चलती है। कहां पर चलती है? क्रस्ट में चलती है। क्रस्ट की बात करें तो इस वाली इमेज को दोबारा से देखिए, ये वाली ऐसे ऐसे चलती है, ये वाली ऐसे ऐसे चलती है। दोबारा से बताने की कोशिश करें तो ये वाली ऐसे ऐसे चल रही है, दाएं और बाएं चलती है। ये वाली हालांकि मैंने थोड़ी सी गलत दिखा दी, ये वाली नहीं, ये दाएं बाएं जाती हैं, और ये वाली ऊपर नीचे जाती है एस वेव, और ये वाली सीधी केंद्र को निकल जाती है, कौन सी? पी वेव। पी वेव की चाल बता दो कोई बच्चा। हाँ, हमने कहा पी वेव की चाल होती है 8 से 10 और इसकी होती है 6 से 8, और ये वाली अप और डाउन चलती है। और आगे बात करें एल वेव की, धरातली तरंगों की, इनकी चाल 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और क्रस्ट में चलती है, सबसे ज्यादा नुकसान करती है। और सबसे ज्यादा नुकसान करने का रीजन ये भी है कि ये वाली लेफ्ट और राइट चलती है, ये वाली लेफ्ट और राइट चलती है, ऐसे ऐसे चलती है, बता, ऐसे 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 ऐसे, आगे पीछे ऐसे चलती है ये वाली तरंग। जो हमारी भूकंपीय तरंगे है ना, ये वाली ऐसे चलती, एक ये चल गई, फिर पीछे आ गई, फिर एक आगे बढ़ गई, फिर एक पीछे आ गई, फिर एक आगे बढ़ गई, फिर एक पीछे, आगे पीछे ऐसे जाती, तभी तो पृथ्वी हिलेगी ना भाई। ये वाली तरंगे हिलाती हैं, पृथ्वी को वाइब्रेट करती हैं। तो ये वाली लेफ्ट और राइट, और जो हमारी कौन सी सेकेंडरी वाली थी वो अप और डाउन, और जो वाली थी वो वाली कौन सी? प्राइमरी वाली थी, वो केंद्र से गुजर जाती है। ये शायद हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है जो भूकंपीय तरंगों वाला था। बहुत कम टाइम में मैंने वो क्वेश्चन करा दिए जो आपसे पूछे जाने हैं। ठीक है, इस वाले टॉपिक को यहीं पे रखते हैं, अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं मेरे भाई। थैंक यू।